अब आगे हम इस पेज पर बात करते हैं कि बाइंग फॉरेन गुड्स, बोल रहे हैं बाइंग फॉरेन गुड्स इज़ एक्सपेंडिचर फ्रॉम आवर कंट्री, यानी हम अपनी कंट्री से, तो अगर हम जैसे दूसरी कंट्री का माल ख़रीदते हैं तो हमारा पैसा किन के पास जाएगा, उनके पास, तो हमारे लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, और उनके लिए क्या है, इनकम है। इट बिकम द इनकम फॉर द फॉरेन कंट्रीज। हैंस द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और इम्पोर्ट्स डिक्रीज द डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि हम सारा का सारा चाइना का माल खरीदने लगे, तो यार हमारे यहाँ का माल तो बिकेगा ही नहीं, तो फिर हमारे देश में पैसा कहाँ से आएगा, बस पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है। सिमिलरली अगर हम सारा का सारा फॉरेन गुड्स ब्रिंग्स अगर हम अपनी कंट्री में ले आएँ, है ना, तो इससे क्या होगा कि यार हमारे डोमेस्टिक उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यार करेंट अकाउंट में बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस। ठीक है, जैसे हमने बोला था, मैंने वहाँ पर बजट बताया था ना कि बजट 3 टाइप का होता है, उसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो अकाउंट है ये भी 3 टाइप के होंगे। ठीक है, करेंट अकाउंट में सरप्लस, यानी करेंट अकाउंट की बात कर लेते हैं, अगर उसमें रिसीप्ट यानी जो हमारे पास वहाँ से बाहर से पैसा आया है वो ज़्यादा है और हमें जितनी पेमेंट करनी है वो कम है। जैसे मैं बोल रही हूँ बाहर से दूसरी कंट्री से हमारे पास 50 रुपये आ गए हैं, उन लोगों ने दिए हैं, और हमें उनको सिर्फ 10 रुपये देने हैं, तो ये सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेन हमारे यहाँ मतलब इस केस में एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बचेगा, है ना, देना नहीं है एक्स्ट्रा, हमारे पास बचेगा एक्स्ट्रा, तो इसको बोलेंगे करेंट अकाउंट सरप्लस। अगर हमने बोला कि यार 10 रुपये दूसरी कंट्री को हम वहाँ से आए और 10 रुपये हमने उनको दे दिए, तो ये तो बैलेंस हो गया कि यार जितनी रिसीप्ट थी उतनी की उतनी हमने उनको पेमेंट कर दी, तो ये हम बोल रहे हैं करेंट अकाउंट में बैलेंस है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिसिट में। डेफिसिट में क्या है कि हमें ज़्यादा पे करना है और रिसीप्ट कम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यार जो करेंट अकाउंट में मेन 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, है ना, इन केस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यार 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑन इनविजिबल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या, बैलेंस ऑन ट्रेड, ये जो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले नाम याद रखना है कि यार ये चीज़ें दिखती हैं, उसमें दिखती हैं जो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है ना, जिसमें हम फॉरेन सारी की सारी हिसाब किताब रखते हैं, उसमें ये 2 चीज़ें दिखती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है ना, माइनस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे बताएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट डिफरेंस, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब जैसे ये फॉर्मूला है, अगर मुझे इसको सेंटेंस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू द, अब ये नहीं लिखेंगे कि इसमें से ये माइनस करो, हाँ बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे। और अगर जोड़ना हो तो दोनों को, तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस, उसको बोलते हैं कि जोड़ रहे हैं। और अगर दोनों को घटा रहे हैं तो बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ एंटर्ड एज क्रेडिट। तो जो भी एक्सपोर्ट रहते हैं यानी हमने बाहर भेजा है, उसको एक्सपोर्ट को हम कैसे दिखाते हैं, एक्सपोर्ट को हम क्रेडिट के तौर पे दिखाते हैं और इंपोर्ट को डेबिट के तौर पे दिखाते हैं। ठीक है, और इसके बैलेंस को बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस, कि कितना इंपोर्ट किया है कितना एक्सपोर्ट किया है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रेड बैलेंस बोलेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेट टू बी इन बैलेंस। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस कब बोलेंगे, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कि अगर ऐसा केस है तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सरप्लस की तरफ है। यहाँ पर कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस है यानी इक्वल है ना। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल अराइज इफ़ द जो कंट्री एक्सपोर्ट मोर, बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये हमारा सरप्लस हो जाएगा। डेफिसिट का मतलब हमें, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री कैसी है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर भेजते हैं और पैसा कमाते हैं, और बाहर से कम चीज़ें लाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान मैक्सिमम चीज़ें खरीदता है, ठीक है, वहाँ से खुद एक्सपोर्ट कुछ नहीं करता, तो वो डेफिसिट टाइप की हो जाएगी। ठीक है, नेट इनविजिबल इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनविजिबल मतलब क्या होता है, इनविजिबल्स का मतलब होता है कुछ सर्विस दी हो हमने किसी कंट्री को, कुछ ट्रांसफ़र किया हो, कुछ फ्लो ऑफ इनकम करी हो बिटवीन दो अलग अलग कंट्री के बारे में, तो उसको बोलते हैं इनविजिबल। अब हम बोल रहे हैं नेट इनविजिबल का फॉर्मूला क्या है, नेट इनविजिबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल।
एक्सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल, इनविजिबल, इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल। अब इसी को अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना होगा तो नेट इनविजिबल इज द डिफरेंस बिटवीन, अब ये माइनस लगाए तो दोनों में डिफरेंस बोलूँ या सम बोलूँ, तो बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल। ठीक है, अब हमने बोला कि इनविजिबल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, इनविजिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमने कुछ सर्विस दे दी उनको, जैसे हमने बोला हेलीकॉप्टर से ये चीज़ पहुँचाई है, तो वो हमने ना कुछ ख़रीदा है ना कुछ बेचा है, ये तो सर्विस दी है ना, जो इनविजिबल यानी हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो ये वाली चीज़ें हैं। जैसे हमने शिपिंग करी थी, बैंकिंग करी थी, टूरिज़्म, सॉफ्टवेयर सर्विस दी थी उनको, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था कि यार करेंट अकाउंट हमने बनाया था, करेंट अकाउंट किस लिए बनाया था कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं, है ना, जैसे हमने उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा, इनविजिबल्स की वैल्यू देखी, वो सब हम उसमें डाल सकते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट में जितने भी हमारे इंटरनेशनल एसेट्स की बात कर रहे थे, जैसे मैंने करेंट में कभी एसेट बोला क्या, शब्द का यूज़ किया, नहीं, एसेट शब्द यूज़ नहीं करा मैंने, वहाँ पर जो भी पेमेंट वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड ऑफ बैलेंस, ये सब बात करी, एसेट की बात नहीं करी। तो हम बोल रहे हैं कि सारे इंटरनेशनल जो भी एसेट्स हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एन एसेट इज़ एन वन फॉर्म इन विच द वेल्थ कैन बी हेल्ड। एसेट कुछ भी हो सकता है जिससे हमारी संपत्ति रख सकते हैं, जैसे मनी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट डेट हो सकता है, जो भी एसेट हो सकता है गवर्नमेंट जो भी हमारा, उसको हम इसमें दिखाएंगे, है ना, इंटरनेशनल जो हम चल रहा हो आपस में। द परचेज ऑफ एसेट इज़ अ डेबिट आइटम, एसेट खरीदना डेबिट आइटम है ऑन द कैपिटल अकाउंट, है ना, अगर हमने एसेट खरीदा है तो वो कैपिटल अकाउंट में किस में आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। इफ़ एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी, अगर मान लेते हैं हमने एक यूके यानी इंग्लैंड में, यूके इंग्लैंड को बोलते हैं, जैसे यूएस बोलते हैं अमेरिका को, वैसे यूके बोलते हैं इंग्लैंड को। ठीक है, तो अगर हमने वहाँ एक कार की कंपनी खरीदी तो इट एंटर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज अ डेबिट आइटम। जैसे वो एक हमारा, हमने क्या खरीदा, एसेट खरीदा ना, तो वो किस साइड दिखा देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। जबकि सेल ऑफ एसेट, अगर हमने कोई भी सी हमने बेच दी है तो वो किस साइड दिखाएंगे, वो दिखाएंगे क्रेडिट साइड। जैसे हमने बोला यहाँ पर सेल ऑफ एसेट क्रेडिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट, ये याद रहेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं 6.2 में कौन कौन से, अब जैसे ये यहाँ पर पता नहीं डायग्राम मेरे में दिया नहीं है कि तेरे में भी नहीं दिया, देख लेना क्या डायग्राम दिया है, और डायग्राम दिया हो तो मुझे बताना, है ना, कि ये डायग्राम दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे। कैपिटल अकाउंट इज़ इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लो आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल इनफ्लो जितना हुआ है, यानी कि हमने बोला कि हमारे पास जो हमने लोन दी थी उसका पैसा आ गया हो, जो हमने एसेट बेचा हो वो तो, और जितना इनफ्लो हुआ, इनफ्लो यानी आया है, उतना ही पैसा चला गया, तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। सरप्लस कब कहेंगे, व्हेन कैपिटल इनफ्लो आया ज़्यादा है, ग्रेटर देन द कैपिटल आउटफ्लो। डेफिसिट कब कहेंगे, जब ज़्यादा गया हो, व्हेन कैपिटल इनफ्लो आर लेसर देन द कैपिटल आउटफ्लो। बहुत ईजी है। अब हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ द पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि हमारा जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये राम है, ठीक है, राम के पास 10 रुपये इनकम थी, लेकिन उसने 100 रुपये अब उधार लेके 100 रुपये उधार लिए और अब खर्च कर दिए, तो यार इनकम तो उसकी 10 ही रुपये है, अब वो 100 रुपये चुकाएगा कैसे, है ना। मतलब यार ये जो पेमेंट तो करनी पड़ेगी इस 100 रुपये की, तो 10 रुपये तो वो इधर से दे देगा, लेकिन बचे हुए 90 कहाँ से चुकाएगा। तो हम ये बोलते हैं ना कि यार जो भी ये पैसे को फाइनेंस कहाँ से करेगा, फाइनेंस यानी पैसे कहाँ से लगाएगा, तो यार वो अपने कोई सा एसेट बेचेगा, है ना, या फिर कहीं से और उधार लेगा और फिर चुकाएगा। यही करते हैं कि नहीं करते, है ना। जैसे यार मेरे पास 10 ही रुपये हैं, लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है 50 की, तो मैं 40 रुपये उधार लेती हूँ, 40 रुपये उधार लूँगी किसी से, तो 50 रुपये की आइसक्रीम खा जाऊँगी। लेकिन बाद में वो बोलेगा कि ओए पैसे दे अब, तो मैं 40 रुपये कहाँ से लाऊँगी, मेरे पास तो नहीं है। तो मैं कुछ करूँगी कि यार अपना जो है उधार लूँगी या कोई अपना एसेट बेच दूँगी, है ना, और फिर उसके बाद एसेट बेच देंगे और उसको पैसे दे देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एसेंस ऑफ द इंटरनेशनल पेमेंट इज़, एसेंस का मतलब सार बोलते हैं ना, अंतिम समरी। इंटरनेशनल पेमेंट की समरी ये है कि जैसे एक इंडिविजुअल जो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देता है और फिर अब उसको पैसे कहाँ से लगाता है, जो भी डिफरेंस यानी जो उसके पास डिफरेंस बचता है। जैसे 100 रुपये की चीज़ थी, सॉरी 10 रुपये मेरी इनकम थी मान लेते हैं, और मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, 100 रुपये का लोन ले लिया, तो ये जो 10 रुपये तो इधर से दे दूंगी, बचा हुआ जो डिफरेंस है यानी 90 रुपये, वो कहाँ से लाएंगे, बाय सेलिंग एसेट और बोरोइंग। ठीक है, दैट अ कंट्री हैज़ डेफिसिट इन इट्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में जो होगा, ठीक है, और मस्ट फाइनेंस इट बाय सेलिंग एसेट्स, अपने एसेट बेच कर वो चुकाएगी या फिर बाहर कहीं से उधार लेगी।
एनी करेंट अमाउंट डेफिसिट मस्ट फाइनेंस्ड बाय अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस। बोल रहे हैं अगर किसी करेंट अकाउंट में, हाँ, जो जैसे दो अकाउंट बनते हैं ना, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर इसमें डेफिसिट है तो हमें जो इसका सरप्लस होगा ना कैपिटल अकाउंट का, उसके पैसे लगा के इसमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इस तरीके से जीरो हो जाएगा। मतलब यार इधर कमी थी, इधर ज़्यादा पैसा था, तो इधर से निकाल के इधर दे दिया, तो दोनों में बराबर हो गए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं इस केस में, इन दिस केस इन विच अ कंट्री इज सेट टू बी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, यानी कि जितना वो रिसीव्ड कर रही है उतना ही वो पे कर रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम द करेंट अकाउंट डेफिसिट इज, अब बोल रहे हैं कि यार बैलेंस का मतलब ये है कि उसका करेंट अकाउंट में भी कोई डेफिसिट नहीं होना चाहिए और उसमें कैपिटल में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसके पास, तो कैपिटल अकाउंट में जितना सरप्लस पड़ा है ना, उससे वो फाइनेंस कर लेगा यानी बैलेंस कर लेगा। ठीक है, और फिर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, सिर्फ उसने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो, कि ये समझ में आ गया। इसके अलावा अल्टरनेटिवली यानी कि एक और ऑप्शन उसके पास ये बचता है कि उसने अपने लिए जो पहले से और बहुत सारे रिजर्व बना के रखे हुए थे, है ना, द कंट्री कुड यूज़ इट्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू बैलेंस एनी डेफिसिट किसी टाइप का है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो यूज़ कर सकती है। द रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज व्हेन देयर इज अ डेफिसिट, जो रिजर्व बैंक है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को बेच देती है जब भी डेफिसिट की कंडीशन आती है। इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल। ठीक है, यानी यार कुछ अमाउंट वो बचा के रखती है कि जब किसी भी तरीके का डेफिसिट आएगा सिर्फ तभी हम इस पैसे को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो हमने रिजर्व बनाए थे पहले से, उसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। मतलब अगर जैसे ये रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे तो बोलेंगे द डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड ओवरऑल बैलेंस ऑफ द पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, द बेसिक प्रेमाइस इज दैट द मॉनेटरी अथॉरिटीज आर द अल्टीमेट फाइनेंसर ऑफ एनी डेफिसिट एंड इसको छोड़, अब ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो देख, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का मतलब वो जो अपने आप होते हैं, है ना, मतलब उसको हम नहीं करते, वो अपने आप हो ही जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ऑटोनॉमस बोला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली जो हम करते हैं उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये है ना, जैसे वो ट्रांजैक्शंस जो हम गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ ना कुछ हम ब्रिज, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ड्यू टू सम रीज़न अदर देन टू ब्रिज द गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोल रहे हैं यार जो हम जैसे रहता है ना कि यार हमने इतना लिया है तो आपको उतना देना होगा, उसके अलावा अगर किसी रीज़न से दे रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये ऑटोनॉमस होते हैं। वन रीज़न कुड बी टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे। ठीक है, इन ऐसे आइटम्स को बोलते हैं अबव द लाइन आइटम इन द क्या है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अबव द लाइन आइटम का मतलब जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP इज सेट टू बी इन सरप्लस। इसको सरप्लस कब कहेंगे, जब ऑटोनॉमस रिसीप्ट आर ग्रेटर देन द ऑटोनॉमस पेमेंट। ठीक है, और देख जैसे मैंने यहाँ पर दो शब्द हैं, एक ऑटोनॉमस पेमेंट है और एक है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो जो ऑटोनॉमस है वो क्या है, अबव द लाइन, और ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं बिलो द लाइन कैसे, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द गैप इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, यानी जितना ज़्यादा रिसीप्ट और पेमेंट के बीच में डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर एरर्स एंड ओमिशन की बात कर लेते हैं। एरर्स का मतलब जैसे कि शब्द बता रहे हैं, एरर यानी गलतियाँ। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। अब जैसे मोदी गया US में मान लेते हैं, तो वो जो समझ ले डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कुछ पर्सनल गिफ्ट भी दिए, है ना, यानी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करना मुश्किल है ना, हम नहीं कर पाते सारी की सारी चीज़ों को। तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली यानी एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक थर्ड पार्ट भी होता है एरर और ओमिशन करके। ठीक है, जिसमें गलतियाँ दिखाते हैं। जैसे हमने बोला कि यार यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट है
डेफिसिट है यानी कमी है, यानी ओवरऑल बैलेंस कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे तो कि ज़ीरो से कम पड़ता है। देख मुँह इस साइड बंद है ना, तो इसका मतलब ओवरऑल बैलेंस कम है, तो हमें रिज़र्व चेंज करने की ज़रूरत है। रिज़र्व चेंज करने की ज़रूरत है मतलब कहीं और से रिज़र्व लाओ और उसकी डेफिसिट को कम करो। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसका मतलब कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है, यानी कि जितना आया उतना ही गया, कुछ चार्ज नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ज़ीरो है ना। यानी रिजर्व चेंज भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कहीं और से एक्स्ट्रा पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सरप्लस है, यानी यार हमारे पास ओवरऑल बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम रिजर्व चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम और बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रेजेंटेड अबव डिवाइड द ट्रांजेक्शन इनटू टू अकाउंट। ये तो पता ही है, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ये तो पहले से ही बता दिया। ठीक है, फिर आगे इंडिया हैज़ मेड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन। द ट्रांजेक्शन को 3 अकाउंट में, अभी नया ट्रांजेक्शन, नए जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 अकाउंट बनते हैं। पहले हमारी बुक में 2 ही दिए हैं पर 3 बनते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड सच एज बॉन्ड इक्विटी आर नाउ प्लेस्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये सब छोड़ो, अब हम बात कर लेते हैं, ये आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ आती है, गुड्स, सॉरी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, ट्रेड बैलेंस यानी दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फिर नेट इनविजिबल्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम डायरेक्टली लेन देन करके नहीं खरीद रहे फिर भी उसका असर जाता है, जैसे इनकम ट्रांसफ़र, नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही आता है। ठीक है, करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंट, शॉर्ट टर्म डेट, ये सब आता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे याद रखेगी, पहले एक दिन में 3 कर लेना, फिर उसके बाद फिर थोड़े 15-15 मिनट के गैप में कर लेना, बस हेडिंग हेडिंग याद हो जाए कि ये आता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब यार जैसे मैंने बताया था कि यार हमारा जो हमारे यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, रुपीस चलती है, और यूएस में कौन सी चलती है, वहाँ पर डॉलर चलती है। चाइना में क्या चलती है, चाइना वाला कुछ चलता होगा। तो उसी तरीके से हम हमारे देश का पैसा उनके पैसों में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो डॉलर के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं ना। तो सो फार वी हैव कंसीडर्ड द अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन द होल। वी विल नाउ टेक अप अ सिंगल ट्रांजेक्शन। बस अब एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं फिलहाल। लेट अस अज्यूम अ सिंगल इंडियन रेसिडेंट, इंडिया में रहने वाला, वॉन्ट्स टू विजिट, लंदन जाना चाहता है वेकेशन पर। ठीक है, तो फिर हमने बोला शी विल हैव टू पे इन पॉन्ड्स फॉर हर स्टे देयर। वहाँ पर पॉन्ड चलता है, मतलब जैसे डॉलर चलता है ना, वैसे लंदन में पॉन्ड्स चलता है। तो उसको वहाँ पर रहने के लिए वो रुपीज़ नहीं दे सकता, वो क्या देगा, वो वहाँ पर पॉन्ड्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यार कोई फॉरेनर इंडिया में आया और वो तुझे डॉलर देने लगा कि यार डॉलर ये लो डॉलर, और जितना आएगा उतना दे दो, तो तू बोलेगी नहीं नहीं यहाँ डॉलर नहीं चलता, यहाँ पर क्या चलता है, रुपीज़ चलता है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। शी विल नीड टू नो वेयर टू ऑब्टेन द पाउंड। अब उसको ये पता करना पड़ेगा कि यार पौंड कहाँ मिलेगा और कितने प्राइस में मिलेगा, है ना। मतलब पौंड कहाँ पर मिलता है वो सब एयरपोर्ट पे मिलता है, और कितने प्राइस में मिलेगा वो प्राइस हमें पता करना पड़ेगा। एज मैंशन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के टर्म्स में कितनी है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, द मार्केट इन विच द नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। अब बोल रहे हैं यार ये नहीं हो गया कि यार पैसा लेके पैसा देना, ये भी तो एक तरीके का बिजनेस हो गया ना, कि यार रुपीज़ ले लो डॉलर दे दो, या डॉलर ले लो रुपीज़ ले लो। तो इस टाइप के मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये सब्जी मंडी जैसा मार्केट नहीं है, लेकिन जहाँ भी पैसे का फ्लो होता है उसको मार्केट शब्द ही बोलते हैं। ठीक है, द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर, कौन कौन है इस मार्केट में, कमर्शियल बैंक है, क्योंकि वही तो डॉलर से रुपीज़, रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, और अदर ऑथराइज्ड डीलर्स, मॉनेटरी अथॉरिटीज़। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट although participants themselves may have their own trading center, ठीक है, देयर इज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट विल। जैसे अब तू, मैंने बोला कि तेरे पास डॉलर है लेकिन तुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी। बैंक में जाके बोलेगी कि आई हैव डॉलर, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी रुपीज़, तो वो दे देगा। इंडिया वाले तो दे देंगे, वो डॉलर देखते ही कि वाह वाह बहुत पैसा है, चलो कर लेंगे। अब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट को शॉर्ट में फॉरेक्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देख फॉर यहाँ से आ गया, एक्स यहाँ से आ गया, है ना, फॉरेक्स रेट। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रेट, याद रखना है, फॉरेक्स रेट। इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर,
है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलो या एक्सचेंज रेट अकेला बोलो या फॉरेक्स रेट बोलो, यानी किसी एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में। जैसे मैंने बोला इस डॉलर का, $1 का प्राइस बताओ, तो तूने बोला किस करेंसी के टर्म्स में, मैंने बोला रुपीज़ के टर्म्स में बताओ, तो मैंने बोला कि 80 रुपये। तो तुझे पता चल गया कि इसका प्राइस दूसरी करेंसी के फॉर्म में कितना है वो, ठीक है। इट लिंक्स द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, इससे ये एक्सचेंज करते क्यों है, ताकि हम इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके करेंसी का यूज़ कर पाएँ, है ना, और कंपैरिजन कर पाएँ। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी कंट्री का जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है, इसका मतलब यार वो बहुत अमीर देश है, बहुत अच्छी उसकी वो इकोनॉमी चल रही है। मान लेते हैं अगर आपको 50 रुपये देना पड़े $1 के लिए, तो एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है, ये आ जाएगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। अब लोगों को क्यों ज़रूरत है, क्यों रुपीज़ को डॉलर में या डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि ख़रीदना है ना भाई। अब जैसे यहाँ पर डॉलर नहीं चलता, तो यहाँ पर अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से। अगर कुछ गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं तब भी यही करना पड़ेगा। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ फॉरेन गुड। बोल रहे हैं कि अगर ये प्राइस बढ़ता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो $1 का प्राइस अभी 80 रुपये, मान लेते 100 रुपये हो जाएगा, तो यार बाहर से अगर कुछ चीज़ खरीदेंगे तो परचेजिंग का कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बहुत ही महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इससे क्या होगा, डिमांड घटेगी, ठीक है। पहले $1.80 का आता था, $1.80 का आता था, तो तू क्या करती थी, $3 तक खर्च कर लेती थी। लेकिन अब $1 का प्राइस कितना हो गया, 150, यानी $1 के लिए तुझे अब 150 रुपये देना है, तो तेरी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो तू बोलेगी घटेगी। तो ये याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज का अगर कॉस्ट बढ़ता है तो परचेजिंग पावर जो होती है, मैं बोल रहे हैं अगर यहाँ पर राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, यानी वैल्यू बढ़ी, तो कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, कॉस्ट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू होम कंट्री ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब बोल रहे हैं कि यार फॉरेन कंट्री, बाहर का पैसा यहाँ क्यों आ रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, तो अब हम बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट बाय द कंट्री लीड्स टू परचेज ऑफ इट्स डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फॉरेनर्स। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे देश का सामान बाहर फॉरेनर्स खरीद पाते हैं, और खरीद पाते हैं तो फॉरेनर्स गिफ्ट भी सेंड करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे कमाते हैं, जिससे ये जो उनका एसेट हमारी कंट्री में आ पाता है ना, मतलब कैसे सप्लाई कैसे हो पा रही है। अब हम बात कर लेते हैं, अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, फॉरेनर्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इससे फॉरेनर्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि यार उनकी पावर, जो डॉलर है वो और पावरफुल हो गया, तो इंडिया में आएंगे और $1 के बदले उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, खरीद पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे अपनी तरफ से देखें, इंडिया की तरफ से देखें, तो अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो हमारे लिए नुकसान है। क्यों, क्योंकि यार हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 को ख़रीदने के लिए, और जब जो भी हम सामान ख़रीदना चाहते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा कि यार हमारी डिमांड कम हो जाएगी, बोलेंगे यार बहुत महंगा डॉलर है, हम नहीं खरीदते। लेकिन अगर उनकी नज़र से देखें, डॉलर का प्राइस बढ़ गया है और वो फॉरेनर इंडिया आएगा, तो इंडिया वाले तो उस $1 के बदले उसे बहुत सारे पैसे देंगे, तो वो तो खुश हो जाएगा, और उसकी जो इंक्रीज़ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। अब बोल रहे हैं यार कैसे पता चलता है कि एक डॉलर खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, मतलब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे फिक्स होता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग देयर करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से करती है। सबसे पहले हमने बोला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, या मैनेजर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये 3 टाइप के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स
ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगर जैसे मार्केट में कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सचेंज रेट निकाल पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग क्यों बोल रहे हैं? फ्लोट मतलब पता है क्या होता है? तैरना। तैरते कैसे? वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कभी डिमांड और सप्लाई बढ़ी, कभी घटी, फिर कभी बढ़ी फिर घटी। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि जो वैल्यू है एक करेंसी की दूसरी करेंसी के टर्म्स में वो भी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि ये वाली चीज़, ये डायग्राम बोल रहा है कि डायग्राम चलो देखो। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद द सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करते हैं वो एक्सचेंज रेट हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज रेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यार सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड बहुत घट गई, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एक्सचेंज रेट हो जाती है ना। तो अगर जैसे एक डिमांड का दिया है एक सप्लाई का दिया है, जहाँ पर ये पॉइंट क्रॉस कर रहा है वहाँ की अगर तुझे वैल्यू दी हो ना तो वहाँ पर वो देख के बता देना कि ये एक्सचेंज रेट रहा। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि द एक्सचेंज, अब यहाँ पर बोल रहे हैं द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विथ द सप्लाई कर्व एट अ पॉइंट वाई एक्सिस। अब बोल रहे हैं वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? सप्लाई है। और एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ द यूएस डॉलर। ठीक है, कि यहाँ पर देख अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ पर एक्सचेंज रेट, या फिर हम बोल सकते हैं सप्लाई लिख दो, सप्लाई लिख दो। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल सिस्टम। क्योंकि देख फ्लेक्सिबल क्यों है? रीज़न क्योंकि यार डिमांड और सप्लाई तो बढ़ती घटती रहती है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। सेंट्रल बैंक डू नॉट इंटरवीन, यहाँ पर सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेंट्रल बैंक, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। सपोज द डिमांड फॉर द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, मान लेते हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, देन डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड, डिमांड वाला जो कर्व है वो अपवर्ड, डिमांड जो है वो ऊपर जाएगी, डिमांड ऊपर चली गई, है ना, मतलब डिमांड ऊपर चली गई। एंड राइट टू द ओरिजिनल डिमांड, ये छोड़, द इंक्रीज इन डिमांड, जैसे ही इंक्रीज इन डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, विच मीन्स दैट वी नीड टू एक्सचेंज $50 फॉर $1 एट द न्यू इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ी तो पहले $50 था $1 का रेट, लेकिन अब 70 हो जाएगा, है ना, यानी हमें अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ डॉलर हैज़ फॉलन। बोल रहे हैं कि यार डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज़ और सस्ता हो गया, ऐसा। एंड द वैल्यू ऑफ द डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हैज़ इंक्रीज, डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, रुपीज़ की वैल्यू घट चुकी है। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, अब बोल रहे हैं अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फॉरेन करेंसी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा समझना, रुपीज़ की वैल्यू अगर घट गई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है तो इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब तो पता चला ना कि यार कुछ समय बाद उसकी वैल्यू का कम हो जाना, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन किसी मशीन इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन शब्द यूज़ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन किसका? डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन में रुपीज़ की वैल्यू, डोमेस्टिक, रुपीज़ की जगह वो डोमेस्टिक शब्द यूज़ करेगा। ठीक है, और डॉलर की जगह वो फॉरेन वर्ड यूज़ करेगा। क्या? फॉरेन बोलेगा, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो हम बोलेंगे कि यार डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि डेप्रिसिएशन के केस में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरली, अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाए, इसको आप बोलेंगे अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब ये है डेप्रिसिएशन का उल्टा। अप्रिसिएशन में क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगले की बात कर लेते हैं कि हमारे देश में मनी को क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है। वो तो सही बात है। इफ़ इंडियन बिलीव्स दैट ब्रिटिश पाउंड इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू, अगर इंडिया मान ले कि ब्रिटिश वाले यानी कि जो इंग्लैंड वाली की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी,
रुपीज़ के कंपैरिजन में, दे विल वांट टू होल्ड पाउंड। अगर हमें पता चल जाए उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पाउंड रखना चाहेंगे। क्यों पाउंड रखना चाहेंगे? ताकि हम इसको बाद में जब वैल्यू बढ़ जाए तो हम इसको कन्वर्ट करके रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो इसलिए एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन पीपल होल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यार पैसे पहले ही लोग डॉलर या पाउंड उनको मिलते ही वो फटाक से बचाने लगे, तो इससे एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड दे कैन मेक गेन्स फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये समझाती हूँ, जैसे मैंने बोला कि राम के पास पहले $1 भी पड़ा था और रुपीज़ भी पड़ा था। ठीक है, दोनों की कोई वैल्यू नहीं थी मान लेते हैं। ठीक है, फिर एक $1 यहाँ पर पड़ा था, ₹1 यहाँ पर पड़ा था। जैसे ही राम को पता चला कि यार डॉलर की वैल्यू बहुत 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 बढ़ने वाली है, तो राम इसके पास जाएगा, इसको सेव करेगा या इसको सेव करेगा? तो यार मैं राम होती तो मैं बोलती यार डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो मैं डॉलर बचाती हूँ। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, ये राम आगे आगे के सीन में राम ने डॉलर बचा ली। अब डॉलर बचा ली तो अब क्या करी, वैल्यू वो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है। तो अब ये क्या कर रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर लेगा बैंक जाके, और उसको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या अफेक्ट होगा तो लोग फॉरेन मनी को ज़्यादा रखेंगे। देख इसका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है यानी फॉरेन मनी को ज़्यादा रखेंगे, होल्ड करेंगे, और दे कैन मेक गेन फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई कि डिप्रिशिएट हुई? तो हमने बोला अप्रिसिएशन हुआ है, वैल्यू बढ़ी है ना, तो अप्रिसिएशन हुआ है। तो इसकी अप्रिसिएशन से हमें लास्ट में गेन होगा या लॉस होगा? तो बोले कि गेन होगा, क्योंकि हमने पहले से सेव करके रखी है। दिस एक्सपेक्टेशन कैन एक्चुअली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। बस ये छोड़ो, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है,